जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है, उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा? ये 2 से 4 अप्रैल में एक 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है, ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान को ख़त्म इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ख़त्म किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मौजूदा इस वक़्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमैटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइडलाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए और जयशंकर साहब जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिलें। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज़ हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएँ ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलेवेंस है भई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एक्साइल में बैठी हुई हूँ और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन ज़ाहिर बात है शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े-खड़े मुलाकात कर लें। कई दफ़ा होता है खाने पे, डिनर, लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात हो गई। अदरवाइज़ ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी तक और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है। बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है इसकी मुलाकात होना इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब बात ये है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की, तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ या इंडिया का वो नहीं हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी। हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है? सो विज़िट द मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज़ है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की-फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म
डिस्कशन जो है वो नहीं होगी, उसकी वजह ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएँ केयर टेकर जो सेटअप होता है, उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है और इंडिया ने बार-बार मुझे ये बताएँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका, तो ट्रम्प से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं, तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैब्बर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आके बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं। ठीक है ना जी? सो इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक चीज़ है जिसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है? और ये इंडिया जो है वो बड़ी टफ लाइन ले रहा है। और इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि भाई टफ लाइन लेनी चाहिए। अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया, तो शायद हमें जो है ना वो सारा कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं। और फिर कल को मालदीव भी बोल पड़ेगा, श्रीलंका भी बोल पड़ेगा, सारे बोल पड़ेंगे, तो इनको ज़रा थोड़ा-सा करके रखें और बांग्लादेश बड़ा डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, ठीक है जी। आपको पता है ये जो बिम्स्टेक है, ये एक है तो इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। सिर्फ़ सार्क के अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यांमार एंड थाईलैंड के अलावा सारे वही मुल्क हैं। तो इंडिया अपना फ्यूचर वहाँ समझता है। इंडिया अपना फ्यूचर हमारे साथ नहीं लिंक करना चाहता। वो नहीं समझते कि साउथ एशिया दैट्स व्हाई दे कॉल एंड ऑफ साउथ एशिया। दैट्स व्हाई दे कंसीडर कि ये साउथ एशिया का कोई फ्यूचर अब नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ कि इंडिया बड़ी एक्टिवली लीड करता है। आपको पता है 2025 में गुजरात के अंदर एक इलाका है गांधीया नगर, वहाँ पे बिम्स्टेक यूथ समिट भी हुई थी। बिम्स्टेक यानी कि सारे मुल्कों की यूथ को बुलाया गया इंडिया और उनको एंगेज किया गया। सो ये इंडिया जो है उसने आप समझ लें कि एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना बना लिया हुआ है अपना ये पॉइंट कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना नया खित्ता क्राफ्ट करना है। सो उन्होंने इस खित्ते को डिस्करेज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। इस खित्ते को इग्नोर कर दिया हुआ है। मैं दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को इन वन वे और द अदर पाकिस्तान को हर कीमत के ऊपर अपनी कोशिशें करनी चाहिए खित्ते में एंट्री डालने की। पाकिस्तान इस वक़्त फ़ारग है इस खित्ते के अंदर। पाकिस्तान को कोई बंदा मुँह नहीं लगाता और बायलैटरली हम लोग फ़ारग हैं क्योंकि हम इंटरनल मसले में हैं। अपने मसले हम कहीं लेके नहीं जाते, कोई होता नहीं है। सो ये अब अगर एक पहले हसीना वाजद जो थी वो इंडिया के बहुत करीब थी। अब एक नया सेटअप आया है लेकिन वो नया सेटअप इंटरिम है। तो इंटरिम सेटअप जो है ना उसको एंगेज करना, उससे बात करना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि उनके पास तो कोई पावर नहीं है। सो मुझे यही खदशा है कि नरेंद्र मोदी इनसे मुलाकात नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए देयर इज़ अ क्लियर शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। जो फॉरेन पॉलिसी हसीना वाजद की थी ये केयरटेकर सेटअप वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकता। बेसिकली उसी फॉरेन पॉलिसी की तो मुखालफत में ये केयरटेकर सेटअप आया। अगर उस फॉरेन पॉलिसी की मुखालफत में ये केयरटेकर सेटअप आया तो ये कैसे चलेगा? और अगर ये केयरटेकर सेटअप हसीना वाजिद की पार्टी को एक फेयर नहीं प्ले नहीं देता, मौका नहीं देता, तो ज़ाहिर बात है ये जो गवर्नमेंट अगली होगी वो भी नहीं चलेगी। याद रखें एक बात। जो अगली गवर्नमेंट होगी वो भी नहीं चलेगी बिकॉज़ द रियल प्रॉब्लम इज़ इन बांग्लादेश इज़ जैसे पाकिस्तान के अंदर द रियल पावर इज़ विद द मिलिट्री। तो होता क्या है कि जिसको मिलिट्री चाहती है वो सारा निज़ाम चलाता है। इन बांग्लादेश अवाम कहती है पॉलिटिशियंस लीड करें बट पॉलिटिशियन इफ दे विल नॉट बी डेमोक्रेटिक द मिलिट्री उनके पीछे उस तरह नहीं खड़ी होगी। मिलिट्री किस हद तक आपको सपोर्ट करती जाएगी बाद में भाग जाएगी जिस तरह हसीना वाजिद के केस में था। सो इन बांग्लादेश इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अब हसीना जो है इंडिया के अंदर तो फौज इंटरवीन ही नहीं ना करती, वो तो समझती है कि हमें हमें 100% वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस, वी हैव टू लिसन टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप कम व्हाट मे। वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते, वो तो आर्मी चीफ वगैरह को लिफ्ट ही नहीं उस तरह कराते जिस तरह हमारे यहाँ। देखिए ना इंडिया के अंदर आप देखें कि इंडियन जो एयर फोर्स चीफ, नेवल चीफ या बाकी चीफ हैं,
उनसे जो फॉरेन उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, या उसके ऊपर उन्होंने एक और बंदा बिठा दिया, सीडीएस की पोजीशन क्रिएट कर दी है, इन सबको भी बीच में साइडलाइन कर देते हैं। सो इंडिया के अंदर इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। अब ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए, ये जो शिफ्ट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस शिफ्ट को देखते हुए इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि ये दोबारा हमारे फोल्ड में आए। ये इंडिया के फोल्ड में नहीं आने वाली, मैं आपको बात बताऊं। और ये जो बातें की जा रही हैं कि शायद वो पाकिस्तान के फोल्ड में आ जाएंगे, ये पाकिस्तान के फोल्ड में भी नहीं आए, बिकॉज रिमेंबर पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर देम। हम वहां पे जाके पुल, सड़कें, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, हम उस तरह की चीजें नहीं कर सकते, हमारे लिमिटेशंस है हमारी गवर्नमेंट की। सो ये जो ये है, लेकिन इंडिया का तो ये है कि इंडिया, अब जारी बात है, लोगों को निकालेगा। सुना रिसेंटली अब इंडिया ने वीजे बंद कर दिए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिकल पर्पसेस के लिए। मैं कल पढ़ रहा था, इफ अगर मेरी किसी को जो जो बात है वो अगर पता है तो हमें बताए। लेकिन इंडिया जो है वो अब वीजे बंद कर दिए हैं उन्होंने मेडिकल पर्पसेस के लिए, ठीक है ना जी। वो इसलिए कि भाई शायद वो नहीं चाहते कि बांग्लादेशी अब आए यहाँ पर गैर ज़रूरी, तो वो चाइना भागेंगे। तो इंडिया थोड़ा-सा टफ लाइन लेगा, और इंडिया थोड़ी एक डिफ़िकल्ट पोज़ीशन जो है वो अडॉप्ट करने जा रहा है। इंडिया माफ़ नहीं करने जा रहा है बांग्लादेश को। और ये जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये जिस तरह साइडलाइन पे यूएन में मीटिंग हुई थी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, उसी तरह की एक मीटिंग का खदशा है। खदशा क्या है, मतलब हो सकती है, उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता और फिर इंडिया को ये भी प्रॉब्लम है कि आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान के आईएसआई के कुछ लोग वहाँ पे गए थे। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मीडिया सेड। कई लोगों का कहना ये है कि डीजी, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस, आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब गए थे, किसी ने कहा डीजी एनालिसिस गए थे, किसी ने कहा कौन गया था। सो देयर वर डिफरेंट टेक अवेज कि पता नहीं कौन गया और कौन नहीं गया। सो ये जो रिसेंटली फिर वहाँ से भी कुछ लोग आए पाकिस्तान के अंदर, और फौजी लोग आए और उन्होंने किया। सो इंडिया के लिए ये जो बांग्लादेश में सेटअप हुआ है, ये थोड़ा-सा उनके लिए चैलेंजिंग है। सो द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स एट द मोमेंट इज़ कि इंडिया क्या चाहता है कि मेरे पास एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर हो, जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना अफगानिस्तान में फ्रेंडली गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान को तो नहीं मिली, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश में मिलेगी, ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि द नेचर ऑफ बांग्लादेश, the nature of the politics, the nature of the state, the state of the history, the nature of the bilateral relations, and the nature of that how India unilaterally or single-handedly supported the one political party. This is what, not what I say, everybody is saying. Even in India people are saying this. आप इंडियन एनालिस्ट को सुने, वो यही बात बताते हैं कि भाई हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी को कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से ये मामलात पैदा हुए हैं। तो वो भी एक हसीना वाजद के डाउनफॉल में ये भी एक रीजन थी। और उससे फिर ये भी हुआ कि जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो भी थोड़ी अलर्ट हो गई। एक्सटर्नल पावर्स भी थोड़ी अलर्ट हो गई कि इंडिया अपना बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाना चाहता है इस खित्ते के अंदर। तो हमें शायद बांग्लादेश को इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो जो मर्जी उसका इस खित्ते के अंदर करता रहे। सो इसीलिए ये जो बे ऑफ बंगाल एंड मल्टी सेक्टरल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बड़ा मुश्किल लफ्ज है ये, लेकिन जिसने भी है ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बनाया, ये नाम रखा बिम्स्टेक, इट इज फाइन। बट रिमेंबर इंडिया ने इसको एक्टिव कर लिया। अब 1997 का ये बना हुआ है, ठीक है। तो म्यांमार को 2004 में उन्होंने आई थिंक ज्वाइन कराया था। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश में। अब इंडिया बांग्लादेश का उस वक्त तो अच्छे ताल्लुकात थे, तो बांग्लादेश में हेडक्वार्टर बना लिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश हैज़ द पोटेंशियल कि वो बिम्स्टेक को डिसफंक्शनल कर दे। तो ये भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है वैसे। वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि इन केस अगर बांग्लादेश बिम्स्टेक को डिसफंक्शनल कर देता है, इंडिया ने सार को ऑलरेडी डिसफंक्शनल किया हुआ है, तो देन हाउ द रीजन विल मूव। क्या फिर इंडिया बांग्लादेश को रिमूव करके भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड के साथ चलेगा? तो देन इट विल नॉट वर्क। चीजें उस तरह काम तो नहीं करेंगी। सो इंडिया के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि वो हर कीमत के अंदर बांग्लादेश को अपने फोल्ड के अंदर लेके आए। अगर बांग्लादेश फोल्ड में नहीं आता, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू बांग्लादेश, फ्रैंकली स्पीकिंग।
लाइक पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर टू अफगानिस्तान, इन अ सेंस कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। बाकी हम उनके लोगों को यहाँ पे रखें। अगर अफगानिस्तान हमें ये दहशतगर्दी वाली चीज़ बंद कर दे, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश से ये चीज़ का कोई खतरा नहीं है। इंडिया बार-बार ये ज़रूर कहता है कि जी मुझे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट, दिस दैट, ये वो आगे पीछे। अब बांग्लादेशी जाते हैं इंडिया में रोज़गार ढूँढने, लेकिन इंडिया इटसेल्फ, इंडिया का आपको पता है वहाँ पे, मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एज़ पर द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, देयर आर सम 50-60% पीपल इन इंडिया, दे मेक ₹100 अ डे। ठीक है ना जी? सो ये एज़ पर द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, सो there is a 40% or 50% people, those who are making good money, but the half of the population, or more than half of the population, is going through this challenge. And बांग्लादेश के लोगों को जाना पड़ता है, वो कहते हैं ठीक है इंडिया जाते हैं, वहाँ जॉब-शॉब अच्छा मिलेगा, पैसा मिलेगा, और फिर कोई पैसे का भी डिफरेंस आपस में होगा। आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़। सो ये इंडिया के लिए बिम्स्टेक को जारी रखना भी ज़रूरी है, बांग्लादेश को उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पे वापस लेके भी आना ज़रूरी है, जो हसीना वाजिद के दौर में थी। अगर नहीं लेके आता बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश नहीं आता और इंडिया नहीं लेके आता, तो फिर एक चीज याद रखिएगा, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द रीजन विच इंडिया वांट्स टू हैव, द रीजन विच इंडिया वांट्स टू हैव। अगर ये खित्ता जो है इंडिया की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, तो इंडिया इंडिया विल मेक इट हैपन, क्योंकि इंडिया का देखें, इंडिया हैज अ लॉट ऑफ मिलिट्री मसल्स, इंडिया हैव एन इकोनॉमिक मसल्स, इंडिया हैज अ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यही वजह है कि शायद हमारी जो लीडरशिप है वो साइलेंट हो गई है। उन्होंने बात करना बंद कर दी है, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। उन्होंने हर चीज़ को जो है ना वो खामोश हो गए हैं हमारी लीडरशिप। अ, जिसे कहते हैं कि ये एक जो चीज़ है वो आप समझ लें कि दिस इज़ नेसेसरी। ये एक चीज़ ज़रूरी है। मुझे ये लगता है। बहरहाल देखना ये है कि अगर इंडिया बिल्कुल ही कहता है कि हमने मोहम्मद यूनुस से बात नहीं करनी, ठीक है? तो फिर मोहम्मद यूनुस साहब जो है ना वो और गुस्से में आएँगे। ये मुझ टाइम और मुश्किल मिलेगा। लेकिन फिर ये भी नज़र आता है कि अगर इंडिया मुलाकात करता है, तो हो सकता है मोहम्मद यूनुस इंडिया को वो कंसेशंस दे। वो कंसेशंस दे। लेकिन अगर वो कंसेशंस नहीं दी जाती, वो कंसेशंस नहीं दी जाती इंडिया को, और ज़ाहिर बात है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शेख हसीना वाजिद का केस है। देखें ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक खातून फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो एक मुल्क की है, वो उस मुल्क के अंदर वांटेड है, नीड चाहिए उसको, लॉ एनफोर्समेंट को, वो भारत में बैठी है और भारत कहता है जाओ जो करना कर लो, जाओ क्या कर लो, तुम कर क्या सकते हो, तुम हो कौन, तुम हो कौन? तुम ये तो बताओ मुझे, तुम हो कौन? ठीक है ना जी? तो ये चीज़ जो है मुझे दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ इस तरह है। बहरहाल लेट्स सी कि अगर मोदी साहब ने डिनाई कर दिया 100% मुश्किल सॉरी कर दिया कि नहीं, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के लिए भी मसले बढ़ेंगे। लेकिन अगर मोदी साहब ने कहा ठीक है, आ जाओ बेटा कर लेते हैं तुम्हारे साथ राब्ता-शाब्ता कर लेते हैं, गपशप मारते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है चीज़ें जो हैं वो सही भी हो सकती हैं। बहरहाल बिमस्टेक जो है, ये मैं एक बात बताऊँ आपको, ये पाकिस्तान की भी एक कमी और नालायकी है, याद रखिएगा इस चीज़ को। मैं इसको बड़ा सीधा-सीधा कहता हूँ। ये पाकिस्तान की भी एक कमी है, पाकिस्तान की एक नालायकी है कि बिमस्टेक जैसे फोरम चल रहे हैं। बिमस्टेक में है कौन? भई है कौन है बिमस्टेक में? म्यांमार? डू यू थिंक इंडिया इज़ सो म म्यांमार इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया? भाई आपको पता है बैंकॉक, ठीक है जी, जो है वो क्या नाम है उसका, थाईलैंड, वो डू यू थिंक इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, चेक दिस आउट। यहीं से आप चेक कर लें कि इंडिया जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, कि सिर्फ़ 2 मुल्कों को साथ मिला के पूरे का पूरा खित्ता, उन्होंने खित्ता ही अलहदा कर लिया। उन्होंने कहा यार नहीं सानू नहीं चाहिए, ਅਸੀਂ पाकिस्तान नाल नहीं गल करनी। तो वो कहते हैं बाकी मुल्क खित्ते के मुल्कों के साथ हम अलहदा डील कर लेंगे, इनके साथ हम अलहदा डील करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग, बट आई एम श्योर, मुझे लगता है कि प्रोज़ एंड कॉन्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी साहब नहीं मिलेंगे।